तो वर्ण विचार जो है हिंदी के शुरुआत में ही पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वर्ण विचार से ही आगे की लिंक जुड़ती है। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार एक्चुअली जो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्ण या हम कह सकते हैं कि लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं उसको वर्ण कहते हैं। आप देखिए लिपि को ध्यान से देखिए, इसमें छोटी ई की मात्रा है दोनों जगह है। इसी तरह अगर हम तिथि लिखते हैं वहाँ भी छोटी ई की मात्रा आती है। विधि लिखते हैं वहाँ भी रिद्धि, सिद्धि, निधि, अतिथि सभी में छोटी ई की मात्रा आती है। यही इसका शुद्ध रूप है। तो वर्ण विचार में वर्ण की यदि बात करते हैं तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, या लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो वर्ण के जो दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगर हम बोले लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वह वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। दो बातें होंगी। जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब हम बात करते हैं वाक्य भाषा। वाक्य जो है भाषा की पूर्ण इकाई है। जब हम वाक्य लिखते हैं वह भाषा की पूर्ण इकाई है। और सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। तो चार बातें हो गई यहाँ पर। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई, वाक्य जो है भाषा की पूर्ण इकाई है, और सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई शब्द। अब आगे बढ़ते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि को स्वर कहते हैं, जिसमें हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती है, वह ध्वनि स्वर कहलाती है। हिंदी में जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु, मुख, विवर तथा स्वर यंत्र से निर्वाधित बाहर निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं। कहने का मतलब है जिस ध्वनि के उच्चारण में वायु, मुख, विवर तथा स्वर यंत्र से निर्वाधित बाहर निकल जाती है, मतलब किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है बोलते समय, उसे कहते हैं स्वर। तो स्वर में स्वतंत्रता का अर्थ छुपा होता है। स्वर यंत्र का मतलब होता है कंठ। कंठ से निर्वाधित बाहर निकलती है वायु। निर्वाधित शब्द को यदि हम देखें तो निर धन बाधा धन इत। बाधा शब्द हुआ, निर हो गया उपसर्ग और इत हो गया प्रत्यय। और मुख विवर का मतलब होता है गुफा। तो इस प्रकार स्वर को हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब स्वर होते कितने प्रकार के हैं, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो स्वर कुल कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं 11? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ। यह 11 स्वर होते हैं। यदि देखें तो आ छोटा होता है, और ये जो बड़ा है ये आ की मात्रा है। ई में ई की मात्रा है। ऊ छोटे ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा को ऐसे लिखते हैं ऋ। ये जो रेप दिख रही है ये रा नहीं है, यह जो है ऋ है। और जहाँ ऋ होता है वह तत्सम होता है। यदि आपको ऐसा दिखे तो ये रा समझना नहीं, इसको ऋ समझना। और ऋ जो होता है वो तत्सम होता है। ओ, ये ए और ये आई, ओ और औ। अब आगे बढ़ते हैं। हास्य और दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
हास्व नहीं पढ़ते, इसको ऋस्व पढ़ते हैं। ये जो हा के अंदर जो ऋ लगा है इसको ऋस्व पढ़ते हैं, ऋस्व और दीर्घ स्वर। तो ऋस्व को लघु लघु बोलते हैं और दीर्घ को गुरु बोलते हैं। तो जो लघु में जो इसको बोलते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई से दर्शित करते हैं, और गुरु को ये एस जैसा है, इसको अपग्रह बोलते हैं। खड़ी पाई और अपग्रह, अपग्रह मतलब दीर्घ और खड़ी पाई मतलब ऋस्व। अब ऋस्व में आते हैं 4 स्वर, आ, ई, उ और ऋ। आ, ई, उ और ऋ। और इसमें 7 स्वर आते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब आगे पढ़ते हैं हम अम्म और आहा और चंद बिंदी। अम्म, आहा और चंद बिंदी 3 ध्वनियां हो गई ये, अम, आहा और चंद बिंदी। आहा में ये लगा होता है विसर्ग। विसर्ग जो होता है मूलतः संस्कृत की ध्वनि है, इसलिए जहाँ भी विसर्ग लिखा दिखे वह तत्सम कहलाएगा। जहाँ भी हमको विसर्ग लगा दिखता है तो वह कहलाता है तत्सम। विसर्ग संधि के उदाहरण सभी तत्सम होंगे। जितने भी विसर्ग संधि के उदाहरण हमको मिलेंगे वही सभी क्या होंगे, तत्सम। जैसे हम देखें अंतःकरण, यह तत्सम है। प्रातः काल तत्सम। दुख, दुख ऐसा भी लिखा देखा, दुख, यह तद्भव होगा। हिंदी में विसर्ग नहीं होता है, संस्कृत में होता है विसर्ग। फिर अम्म विसर्ग देख लिया, अब देखते हैं अम्म और चंद बिंदु। यह जो बिंदु, 2 बातें होती हैं, एक अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं? नासिक मतलब नाक से निकला। अनुनासिक, नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है जब वायु बोलते समय, तो उसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार, जब वायु, ध्वनि वायु नाक के द्वारा बाहर निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में के कुछ उदाहरण हैं अंग, संसार, अंग, संसार, संयम, संयोग, संहार। इसमें वायु जो है नाक से बाहर निकल रही है, संयम। और इसमें वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, मैं, ऊँघना, आँख। अब हम इस चंद्र बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्र बिंदु जैसे हम 12 खड़ी लिखें, का, की, कु, के, कई, को, कौ और कम कहा। कम कहा 2 होते हैं पीछे, कम कहा। कम अनुस्वार है, कहा विसर्ग है यहाँ पर। तो यदि इन पर हम चंद्र बिंदी रखेंगे तो जहाँ पर शिरोरेखा नहीं होती वहाँ चंद्र बिंदी के रूप में दिखता है, और जहाँ पर शिरोरेखा होती है जैसे का के ऊपर ई, छोटी बड़ी ई की मात्रा है, तो इधर पर हम चंद्र बिंदु को बिंदु के रूप में लिखते हैं। यह वास्तविकता में चंद्र बिंदु होती है। ये देखिए, ये सभी चंद्र बिंदुआं हैं। कु और कु में चंद्र बिंदी लगी है क्योंकि यहाँ शिरोरेखा नहीं है। शिरोरेखा पर मात्रा में चंद्र बिंदु बिंदु के रूप में लगता है। ठीक है। जैसे यदि हम लिखें नहीं, नहीं में हम एक बिंदु लगा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं नहीं, अब ये जो बिंदु लगा है ये वास्तविकता में है चंद्र बिंदु। ये बिंदु देखकर हम ये ना समझें कि यह अनुस्वार है, ये अनुस्वार नहीं है, यह चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु है तो यह क्या हो गया, अनुनासिक। अनुनासिक हो गया।